नमस्कार, स्वागत है आपका खबरों का पंचनामा में। मैं हूं आपके साथ खुशबू। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। जासूसी कांड में सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं से मांगा जासूसी का सबूत, 10 अगस्त को अगली सुनवाई। भूमि पूजन की वर्षगांठ पर रामलला के दरबार में पहुंचे यूपी के सीएम योगी धार्मिक अनुष्ठान में हुए शामिल। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री पद के लिए प्रियंका होंगी कांग्रेस का चेहरा। साइकिल यात्रा पर निकले अखिलेश यादव का दावा, सपा जीतेगी 400 सीटें। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने रचा इतिहास, ओलंपिक में 4 दशक बाद जीता पदक। और कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने के 2 साल पूरे होने पर पाकिस्तान में शोक सभा का आयोजन, 1 मिनट तक खामोश रहा पूरा देश। रुक करते हैं पहली खबर का। पेगासस जासूसी मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की। चीफ जस्टिस एनवी रमना और जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने याचिकाकर्ताओं के वकीलों की दलीलें सुनी और अगली तारीख 10 अगस्त तय कर दी। इस दौरान कोर्ट ने कहा कि अगर खबरें सही हैं तो आरोप बेहद गंभीर हैं। कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं के वकील से यह भी पूछा कि क्या आपके पास जासूसी का कोई सबूत है। इस पर वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने मना कर दिया। मामले की सुनवाई शुरू होते ही चीफ जस्टिस से याचिकाकर्ता के वकील से पूछा कि आपकी याचिका में अखबार की कतरन के अलावा क्या है, हम क्यों इसे सुने। इस पर याचिकाकर्ता के वकील कपिल सिब्बल ने कहा, यह टेक्नोलॉजी के जरिए निजता पर हमला है, सिर्फ एक फोन की जरूरत है और हमारी एक एक गतिविधि पर नजर रखी जा सकती है। यह राष्ट्रीय इंटरनेट सुरक्षा का भी सवाल है। चीफ जस्टिस ने कहा, हम मानते हैं कि यह एक गंभीर विषय है, लेकिन एडिटर्स गिल्ड को छोड़कर सारी याचिकाएं अखबार पर आधारित हैं। जांच का आदेश देने के लिए कोई ठोस आधार नहीं दिख रहा है। यह मसला 2019 में भी चर्चा में आया, अचानक फिर से गर्म हो गया। डॉक्टर साहब, सबूत ना होने की बात तो कैपिटल टीवी शुरू से कहता आ रहा है और आज सुप्रीम कोर्ट ने भी वही कह दिया। देखिए, ये जो कोर्ट का इस्तेमाल राजनीति के लिए हो रहा है, ये विपक्ष की एक रणनीति का हिस्सा है। लोया केस को देखिए, अमित शाह के ऊपर शक का निशाना है, कोई आधार नहीं, कोई सबूत नहीं, सिर्फ आरोप, अफवाह। आपने क्या किया, आप सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए, वहां से आपको वहां पे झटका लगा, वहां से आपको भगा दिया गया कि भाई बेकार की बातें मत उठाया करो। लेकिन फिर इन्होंने राफेल में भी यही काम किया कि आप एक मुद्दे को लेकर के पार्लियामेंट में हंगामा करो और अपने ही चेले चपाटियों को, अपने चट्टे बट्टों को कह दो कि भाई सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका कर दो। एक कमेंट आ जाए, एक निगेटिव जो है बयान सुप्रीम कोर्ट की तरफ से प्रधानमंत्री के लिए या प्रधानमंत्री मोदी सरकार के लिए मिल जाए, ताकि ये कह सके कि भाई ये सब कुछ अच्छा नहीं है। देखिए, कोर्ट ने इनके बारे में ये कह दिया ताकि ये पूरी दुनिया में मोदी सरकार को बदनाम कर सके कि यहाँ तो फासिस्ट आ गए हैं। लेकिन कोर्ट में आज जिसको कह सकते हैं कि करारा तमाचा लगा। और 10 तारीख को जो सुनवाई होगी, वो सुनवाई इसलिए हो रही है क्योंकि कपिल सिब्बल ने बड़ा विचित्र सा बात उन्होंने कह दिया। बोले ये दिखाई नहीं देता है, ये आपके फ़ोन में घुस जाएगा, आपके फ़ोन में आपको मालूम भी नहीं चलेगा, आप फ़ोन बंद रखेंगे, आपके जो प्राइवेट मूवमेंट्स हैं कैमरा अपने आप ऑन कर देगा, आवाज़ें सुन लेगा। भाई इतने बड़े एक्सपर्ट हैं आप, तो बताइए भाई सबूत कहाँ है। लिस्ट पहले इन्होंने 300 की दी। जब पेगासस मसला आया था, यही सारे लेफ्ट लिबरल कबाल के लोगों ने कहा 300 लोग, फिर 37 पे आ गया। अब मसला 5 पत्रकारों का बच गया है। भाई बाकी लोग क्यों नहीं जा रहे हैं कोर्ट? तो अब सरकार बताएगी। सरकार के जवाब तो रटा रटाया पहले से सब सरकार बताते आ रही है कि पेगासस से हमें कोई लेना देना नहीं है, हमने पेगासस के साथ, उसकी कंपनी एनएसओ के साथ कोई करारनामा नहीं किया है, हमने नहीं खरीदा है, और जिसको लग रहा है वो अपना जाने। सरकार ये कह के अपना पल्ला झाड़ेगी, और जब ये सरकार कहती कि सुप्रीम कोर्ट में इसे कह दिया जाएगा कि भाई आप सबूत लेकर क्या हो कि भाई सरकार का पेगासस के साथ कोई रिश्ता है, और नहीं साबित कर सकते तो आप जाने दीजिए। ये ऐसा तो नहीं होगा कि भाई हम आपके ऊपर आरोप लगा दें कि भाई आपने मर्डर किया, आप मर्डरर हैं, इसकी जांच होनी चाहिए। भाई ये साबित करने के लिए किसी की मौत हुई है,
वो तो बताना पड़ेगा मरा कौन, डेड बॉडी है या नहीं है, मरा भी है या नहीं मरा है, मरा भी है तो किस चीज़ से मरा है। आप तो प्राइमा फेसी कोई सबूत देंगे, वो भी इनके पास नहीं है। तो ये जो सरासर राजनीति करने का इनकी जो आदत है कि अब पॉलिटिकली आप प्रधानमंत्री मोदी को तो हरा नहीं सकते, तो लीगली ही मीडिया के जरिए ही बदनाम करने की कोशिश में जुटे हुए हैं। लेकिन इसमें भी मैं शुरू से कहता आ रहा हूँ, इस केस का भी वही हश्र होगा जो लोया केस का हुआ, जो राफेल का हुआ। जी, तो जो लोग पढ़े लिखे होने का दम भरते हैं वो जब ऐसी बातें करते हैं कि कोई सबूत नहीं है तो बड़ा अजीब सा लगता है। अब बात करते हैं दूसरी खबर की। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर के भूमि पूजन की पहली वर्षगांठ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुरुवार को रामनगरी पहुंचे। अपने तय कार्यक्रम से 45 मिनट पहले पहुंचकर उन्होंने यात्री निवास पर अफसरों से चर्चा की। इसके बाद वो राम जन्मभूमि परिसर पहुंचे, जहां उन्होंने सबसे पहले राम मंदिर के मॉडल की पूजा की। सीएम ने भूमि पूजन के 1 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में आयोजित धार्मिक अनुष्ठान में भाग लिया। साथ ही रामलला का दर्शन कर आरती भी उतारी। इसके बाद योगी परिसर में चल रहे राम मंदिर निर्माण के कामों का जायजा लेने पहुंचे। मुख्यमंत्री ने इसके अलावा गरीब कल्याण अन्न योजना वितरण कार्यक्रम में वासुदेव घाट पर इस योजना का शुभारंभ किया और लाभार्थियों को राशन वितरित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लाभार्थियों से बात की। पीएम मोदी ने कहा कि 5 अगस्त का दिन बहुत ही खास हो गया है। इसी दिन 2 साल पहले जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटा, पिछले साल राम मंदिर भूमि पूजन हुआ और आज ओलंपिक में भारतीय हॉकी ने 41 साल बाद मेडल जीता। इस मौके पर पीएम मोदी ने योगी की जमकर तारीफ भी की। डॉक्टर साहब, ऐसा लगता है कि योगी जी पर मोदी जी का जादू चल गया है। बिल्कुल, आज जो हुआ है वो राजनीति में इस तरह से बहुत कम देखने को मिलता है कि जब आप अपने ही पार्टी के अंदर जो आप लोग सब कुलीग्स हैं, सब लोग, कोई मुख्यमंत्री है, कोई प्रधानमंत्री है, पार्टी के अंदर अपनी एक स्ट्रगल वो चलती है। लेकिन जिस हिसाब से प्रधानमंत्री मोदी ने योगी आदित्यनाथ की तारीफ की, ये राजनीति में बहुत कम देखने को मिलता है। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि भाई ये जो बैठे हुए हैं ये योगी नहीं है, ये कर्म योगी हैं। और एक के बाद एक किस तरीके से उन्होंने कोरोना के दौरान पूरा प्रबंधन को अपने हाथ में लेकर के एक मिसाल कायम की। किस तरीके से सबसे ज़्यादा वैक्सीनेशन उत्तर प्रदेश में उन्होंने करवाया, किस तरीके से एक भ्रष्टाचार मुक्त जो पद्धति वहाँ पे पैदा हुई है उसकी भी तारीफ उन्होंने की। और सबसे बड़ी बात, जो प्रधानमंत्री मोदी से जुड़ी हुई जो योजनाएं हैं, चाहे वो जनधन खाते में गरीबों को पैसा पहुंचाने का हो, अनाज देने का हो, टॉयलेट बनवाने का हो, आवास योजना के तहत गरीबों को घर बनाने का हो, उन्होंने एक एक योजनाओं के बारे में बताया कि किस तरीके से योगी प्रशासन के दौरान बिना किसी भ्रष्टाचार के सारे पैसे सीधे लाभार्थियों के पास गए। तो ये तो योगी जी का जादू है कि किस हिसाब से वो काम कर रहे हैं। लेकिन इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो उन्होंने कहा कि किस तरीके से भ्रष्टाचारी, माफिया, ये अंडरवर्ल्ड, ये गुंडे, ये बदमाश, ये एंटी सोशल एलिमेंट्स जो हैं यूपी के अंदर में, किस हिसाब से योगी जी से डरते हैं, थर थर कांपते हैं, उसकी भी उन्होंने तारीफ की। तो क्या हुआ इसका मतलब? इसका मतलब यही है कि ये जो वामपंथी मीडिया विपक्ष, ये 1 महीने पहले जो रिफ्ट क्रिएट करने की कोशिश कर रहा था कि योगी और मोदी के बीच में कोल्ड वॉर चल रहा है, तो आज प्रधानमंत्री मोदी ने बता दिया कि योगी जो है वो उनका प्रतिबिंब है, विकास के क्षेत्र में भी और हिंदुत्व के प्रतीक चिन्ह में भी। वो प्रधानमंत्री मोदी के एक साए की तरह हैं, छोटे भाई की तरह है। और यही जो बयान प्रधानमंत्री मोदी का था, अगर आप वीडियो को देखेंगे तो योगी जी काफ़ी भावुक नजर आए। और ये आज के बाद से प्रधानमंत्री का आशीर्वाद लेकर योगी जी फुल फ्लेजेड कैंपेन के अंदर वो कूदने वाले हैं। जी,
तो कर्मयोगी योगी ने एक बार नहीं बल्कि बार बार ये साबित किया है कि वो सिर्फ योगी ही नहीं बल्कि सबसे योग्य भी हैं। अब रुक करते हैं तीसरी खबर का। कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव और उत्तर प्रदेश के प्रभारी राजेश तिवारी ने दावा किया कि प्रियंका गांधी वाड्रा उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री पद के लिए कांग्रेस का चेहरा होंगी। जनता उन्हें मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहती है। उनके नेतृत्व में ही अगले साल विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा। पार्टी सभी विधानसभा सीटों पर अपना प्रत्याशी खड़ा करेगी। जनता के साथ साथ उत्तर प्रदेश के कांग्रेस कार्यकर्ता और पदाधिकारी भी प्रियंका को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की साइकिल के बहाने सत्ता में वापसी की तैयारी है। इसके लिए लखनऊ में उन्होंने साइकिल यात्रा की शुरुआत की। इस दौरान अखिलेश ने बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि हम अब तक 350 कहते हैं, लेकिन स्थिति ऐसी है कि हो सकता है कि हमें 400 सीटें मिल जाए। बीजेपी पर निशाना साधते हुए अखिलेश ने कहा कि बीजेपी को प्रत्याशी नहीं मिलेंगे। बीजेपी आजकल अपराधियों के करीब पहुंच गई है। डॉक्टर साहब क्या कहेंगे आप? देखिए, इसमें कहने के लिए कुछ है नहीं बचा। राहुल गांधी ने प्रियंका वाड्रा को उत्तर प्रदेश का कमान दे रखा है और इस तरह की खबरें को लोकल स्तर का लीडर जो है वो लीक कर रहा है। तो एक तो पार्टी कंफ्यूजन की दृष्टि में है, कंप्लीट कंफ्यूजन है कांग्रेस पार्टी में। वो बिल्कुल कंफ्यूज्ड पार्टी हो गई है। और किस दिन आप इस तरह की खबरों को लीक करवा रहे हो? 5 अगस्त को। और दूसरे कंफ्यूज्ड लीडर जो हैं वो अखिलेश यादव हैं। आपको कम से कम ये भी ध्यान रखना चाहिए, 5 अगस्त है, आर्टिकल 370 हटाया गया था। 5 अगस्त को भूमि पूजन हुई थी अयोध्या के अंदर में। उस दिन आप रैली करेंगे, कौन दिखाएगा आपको? कैसे आप रजिस्टर होंगे? क्योंकि योगी जी तो सवेरे सवेरे जब तक वो रैली चल रहा था उस दौरान टेलीविजन चैनल पे योगी और मोदी नजर आ रहे थे। ऐसा नहीं कि उसके लिए पैसे की दे करके वो एडवर्टीजमेंट की तरह उसको दिखाया जा रहा था। वो इवेंट ही ऐसा है कि रामलला के दर्शन के लिए योगी जी अयोध्या पहुंचे हुए, टेलीविजन में कोई दूसरा चीज चल सकता है क्या? और जो इधर उधर का कसर बाकी था वो हॉकी टीम ने पूरा कर दिया। तो मतलब ये कि बहुत ही इल टाइम्ड, ये जो प्लान करने वाले लोग हैं उनको पहले से समझ में आना चाहिए, भाई 5 अगस्त को टच मत करो, ये बीजेपी का ही दिन है। वो आर्टिकल 370 हो, रामलला मंदिर हो या फिर कुछ और। तो ये बताता है कि अब जो बैटल लाइंस जो है वो क्लियर हो रहे हैं। यूपी के अंदर अखिलेश यादव 400 सीटों का जीतने का दावा कर रहे हैं। बड़ी मेहरबानी उन्होंने कर दी। इनको जो है 403 सीटें, जो पूरी की टोटल सीटें हैं, उसको भी डिक्लेयर कर देना था। ये 3 सीट किसके लिए छोड़ रहे हैं वो अगली बार किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई पत्रकार उनसे ज़रूर पूछे कि भाई ये 3 क्यों छोड़ दिया और किसके लिए छोड़ दिया। जी, तो दिल बहलाने के लिए अखिलेश यादव का ये ख्याल भी बहुत अच्छा है। अब बात टोक्यो ओलंपिक्स की। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने जर्मनी को हराकर टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीत लिया है। भारत ने 1980 के बाद पहली बार ओलंपिक में कोई पदक अपने नाम किया। सिमरनजीत सिंह के 2 गोल की बदौलत भारत ने 2 बार पिछड़ने के बाद जोरदार वापसी करते हुए गुरुवार को यहां रोमांच की पराकाष्ठा पर पहुंचे। कांस्य पदक के प्लेऑफ मुकाबले में जर्मनी को 5-4 से हराकर ओलंपिक में 41 साल बाद कांस्य पदक जीता। 8 बार की ओलंपिक चैंपियन और दुनिया की तीसरे नंबर की भारतीय टीम एक समय 1-3 से पिछड़ रही थी, लेकिन दबाव से उबरकर 8 मिनट में 4 गोल दागकर जीत दर्ज करने में सफल रही। वहीं भारतीय पुरुष हॉकी टीम की टोक्यो ओलंपिक में ऐतिहासिक जीत के बाद पीएम मोदी ने टीम के कैप्टन मनप्रीत सिंह को फोन करके जीत की बधाई दी। हॉकी टीम के कैप्टन और प्रमुख कोच ने भी टीम को प्रेरणा देने के लिए प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया। डॉक्टर साहब, कितनी बड़ी जीत भारत के लिए? देखिए, बहुत बड़ी जीत है ये। और जिस हिसाब से हॉकी का टर्न अराउंड हुआ है, जिस तरीके से इंडियन टीम खेल रही थी, ये वर्ल्ड चैंपियन वाला मटेरियल वाली टीम है ये। महिला हॉकी ने भी बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन किया। उनका भी कांस्य पदक का जो है वो मसला भी लटका हुआ है, वो लोग क्या करते हैं। लेकिन जो टीम जिस तरीके की है उससे साफ साफ लग रहा है कि ये भी कांस्य पदक जो है हिंदुस्तान को आएगा। लेकिन जीत के साथ साथ ये भी समझना ज़रूरी है कि किस हिसाब से उड़ीसा की सरकार ने और ख़ास करके वहाँ के मुख्यमंत्री ने
पर्सनल इंटरेस्ट लेकर ये जो हॉकी को बकायदा इन्होंने गोद ले लिया। जिस हिसाब से वहाँ फैसिलिटी दी गई, जिस हिसाब से वहाँ उनकी ट्रेनिंग दी गई, ये कहाँ से आते हैं ये लोग? ये किस परिवेश, किस गरीबी से उठकर ये लोग हिंदुस्तान को मेडल दिलाने में कामयाब हुए हैं? ये अपने आप में बहुत बड़ी जीत है। उन बच्चियों जिनके घर जो है वो पक्के के नहीं हैं, उनके सीने के ऊपर वो जो ओलंपिक का जब मेडल चमकता है, ये पूरे देश के लिए गर्व की बात है। और इसमें उड़ीसा की सरकार, वहाँ के मुख्यमंत्री को, पूरे देश को धन्यवाद देना चाहिए कि आपकी वजह से, आपके पूरे उस डिटर्मिनेशन को, आपकी मदद की वजह से ये सारा कुछ हो रहा है। और इसी पे एक नया आइडिया भी सामने आ रहा है कि राज्य सरकार, जैसे उड़ीसा ने हॉकी को गोद ले लिया, सारे खिलाड़ी का ट्रेनिंग, रहना, खाना, पीना, ये तमाम तरह के बड़े बड़े लीडर्स हैं, बड़े बड़े राज्यों में बड़े बड़े मुख्यमंत्री हैं। क्या अलग अलग एक एक खेल को उस तरह से कोई एक राज्य बाकायदा उसको गोद लेकर के उसके लिए फैसिलिटी डेवलप करे? क्योंकि ओलंपिक गोल्ड ऐसे नहीं आएंगे। गोल्ड मेडल या मेडल ओलंपिक में तब आएगा जब आपके पास उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर होगा और आपके पास मतलब खिलाड़ियों के, उसको कहते हैं कि पूल होना चाहिए, और डोमेस्टिक एथलेटिक्स को जो आपको बढ़ावा देना पड़ेगा। और जब आपके रिकॉर्ड्स, इंटरनल नेशनल रिकॉर्ड्स ओलंपिक के कीर्तिमानों के आसपास टच करेंगे, तभी तो आप वहां जाकर के जीत सकते हैं। अदरवाइज आपको हर बार कोई सानिया मिर्जा, तो कोई इस तरह के इंडिविजुअल लोगों का, जो इंडिविजुअल मतलब भगवान का दिया हुआ जो टैलेंट होता है वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी, उसके सहारे ही फिर आपको ताकना पड़ेगा कि भाई इनके जरिए मिल जाए, इनके जरिए मिल जाए। अगर हम सीरियस हैं कि बाकायदा कि हमें ओलंपिक के खेलों में, एशियाड में गोल्ड मेडल्स वगैरह मिले, तो उसके लिए जो रास्ता पटनायक साहब ने दिखाया है, वही हर राज्य को उसमें अपनी भूमिका निभानी होगी। जी, तो भारत माता की जीत तो 2 साल पहले ही हो गई थी, जब कश्मीर से आर्टिकल 370 हटा था। आज औपचारिक तौर से भारतीय हॉकी टीम ने भारत माता के गले में मेडल पहना दिया। आखिरी खबर पाकिस्तान से जुड़ी है। कश्मीर से अनुच्छेद 370 और 35A खत्म किए जाने के 2 साल पूरे होने पर पाकिस्तान एक बार फिर अपनी छाती पीटकर शोक मनाने की तैयारियों में जुट गया है। देश को कोरोना वायरस की चौथी लहर से बचाने की बजाय इमरान खान सरकार ने आज सुबह 9 बजे देश भर में शोक सभा का ऐलान किया। इस दौरान पाकिस्तान की सड़कों पर ट्रैफिक रुक गया और 1 मिनट का मौन रखा गया। इस प्रोग्राम का नाम यौम-ए-इस्तेहसाल कश्मीर रखा गया। पाकिस्तान के आंतरिक मंत्री शेख रशीद अहमद ने कहा था कि उनकी सरकार और पाकिस्तान के लोग कश्मीर को लेकर तब तक प्रतिबद्ध रहेंगे जब तक यूएनएससी के तहत कश्मीरियों को आत्मनिर्णय का अधिकार नहीं दे दिया जाता। शेख रशीद पाकिस्तान के वही मंत्री हैं जिन्होंने एक बार भारत पर पांव भर के परमाणु बम से हमला करने की धमकी दी थी। डॉक्टर साहब, क्या कहेंगे पाकिस्तान की इस हरकत पर आप? देखिए, शोक सभा कब मनाते हैं? जब कोई मर जाता है, कोई दूर चला जाता है, कोई चीज़ हमारे हाथ से चली जाती है, उसी का तो हम शोक मनाते हैं। तो इतना तो देना ही चाहिए क्रेडिट, इतना तो आज़ादी मिलनी चाहिए पाकिस्तानियों के। उनके हाथ से कश्मीर चला गया है और दे आर सो कन्विंस्ड कि अब ये वापस नहीं आ सकता। ये उनके लिए ऐसा मुद्दा बन गया है जो मृत हो चुका है। इसलिए कम से कम शोक सभा मनाए तो ठीक है। ये शोक जो है वो इसलिए मनाया जा रहा है कि भाई कश्मीर उनके हाथ से चला गया है, और बार बार लोग इसे सवाल ना उठाएं। ये पूरे पब्लिक को इन्वॉल्व इसलिए किया गया क्योंकि जब आर्टिकल 370 हटाया गया मोदी सरकार के द्वारा, तो पाकिस्तान में बहुत सारे लोग, क्योंकि ये तो इमोशनली चार्ज इशू है कश्मीर पाकिस्तानियों के लिए, तो उन लोगों ने कहा कि भाई ये किस लिए हम लोगों ने न्यूक्लियर बम बना रखे हैं, जब मोदी ने बिना गोली चलाए ही पूरे कश्मीर पे कब्जा कर लिया है, तो आर्मी भेजो, युद्ध हो। अब अगर नहीं कुछ कर सकते तो फिर हम क्या कर सकते हैं? तो उस समय बड़े दबाव में थी वहां की सरकार। और अब जब
चारों तरफ से ये पाकिस्तान घिर गया है। रीज़न, कश्मीर के इस मुद्दे को इसने यूएन में उठाने की कोशिश की, वहाँ कुछ नहीं हुआ। सिक्योरिटी काउंसिल में उठाने की कोशिश की, वहाँ भी कुछ नहीं हुआ। उन्होंने जो इस्लामिक मुल्कों का समूह है उसके बीच में उठाने की कोशिश की, फिर भी कुछ नहीं हुआ। अमेरिका से, चीन से, हर जगह ये हाथ फैला चुका कि भारत को समझाओ कि भाई किसी तरीके से वो जो पुराना स्टेटस जो है वापस लाया जाए। यही दलाल सब जो कश्मीर में बैठे हुए हैं, दिल्ली में जो लोग बैठे हुए हैं, जो ये कहते हैं कि भाई कश्मीर जो है वो आर्टिकल 370 के ऊपर रिकंसिडर किया जाए, इस तरह की चीज़ों को सारे जिसको कह सकते हैं कि अटेम्प्ट्स पाकिस्तान ने ले लिए, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी टस से मस नहीं हो पाए। और इसलिए जहाँ जहाँ पाकिस्तान गया, चाहे वो इस्लामिक कंट्रीज़ हो, चाहे वो यूएन हो, चाहे वो सिक्योरिटी काउंसिल हो, हर जगह से पाकिस्तान को निराशा हाथ लगी है। और इसलिए उन लोगों ने अब ये मान लिया है कि कश्मीर जो है, जो उनके लिए दिल की धड़कन के जैसा था, वो उनके हाथ से चला गया है, वो मर चुका है। तो इसलिए शोक सभा मना रहे हैं, मनाने दिया जाए। जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए। धन्यवाद। तो पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो अपनी अक्ल का इस्तेमाल बहुत कम करता है। आज जिस तरीके से उसने शोक सभा मनाई आर्टिकल 370 के ऊपर, तो ये बहुत ही अच्छी पहल पाकिस्तान ने की। ये शोक सभा पाकिस्तान को हर साल जरूर मनानी चाहिए। इस वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। आपको हमारा ये शो कैसा लगा, इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।